हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है 10th फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इससे पहले 11 को वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर से जरूर देख करके आए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो चलिए, बहुत देर तक बात नहीं करेंगे और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पीछे वाले वीडियो में हमने बात किया था कि चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने बात किया। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और अगर कहीं भी आप प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड या इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके लिए चिन्ह परिपाटी बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे 11 लेक्चर नंबर 11, तो सो प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर आपको इस चैप्टर में बहुत पकड़ देगा, क्योंकि वहीं से ये इस चैप्टर का आधार स्टार्ट होता है। तो आप वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आएगा, करने का तरीका मिलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला, सॉरी दर्पण फार्मूला कहां से आया, यानी कि 1/में v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। 1/में v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। इस फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये फार्मूला बेसिकली आया कहां से है। तो चलिए, इसके लिए देखिए, ये जो फार्मूला है ना, ये अवतल दर्पण से भी प्रूफ होगा और उत्तल दर्पण से भी प्रूफ होगा। हम आपको अवतल दर्पण से प्रूफ करके देंगे, उत्तल दर्पण से आप खुद से प्रूफ कीजिएगा। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए, अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी करते हैं, यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कारण क्या, कि कारण ये है कि ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछता है, वो भी 5 मार्क्स का, और पूछना ही पूछना है। ये तय है कि ये वाला फॉर्मूला प्रूफ आपसे पूछेगा। अब रहा बात की कैसे पूछेगा, तो वो हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण से प्रूफ करें, या आए कि अवतल दर्पण से प्रूफ करें। तो वो आपको देखना होगा कि किस दर्पण से प्रूफ करने के लिए पूछ रहा है। तो आपको ये सब चीजें देखना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको अवतल दर्पण से प्रूफ करके देंगे, और वही तरीका है उत्तल दर्पण से भी प्रूफ करने का। तो आप एक बार अपने से खुद से उत्तल दर्पण से प्रूफ करने का प्रयास करिएगा। तो आइए, आज हम लोग इसी चीज के प्रूफ को देखेंगे, और वो भी अवतल दर्पण से। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा। हेडिंग ये कि दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करना। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करना। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। अर्थात प्रूफ करना है आपको कि 1/v, अर्थात यहां पे लिख दीजिए, अर्थात सिद्ध करे कि 1/में v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। और यही है आपका दर्पण सूत्र। ये क्या है? ये है आपका दर्पण सूत्र। तो हम आज लोग दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। दर्पण सूत्र, इसके लिए एक फिगर आप बनाइएगा।
और वो फिगर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए फिगर कैसा होगा। सबसे पहले दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है, इससे पहले आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने आना चाहिए। अगर आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने नहीं आता है तो ये फॉर्मूला बिकॉज आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रूफ करना, इसलिए आपको प्रतिबिंब बनाने का तरीका सीखना ही पड़ेगा। आप ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि ये जो प्रतिबिंब है उसको रट लेंगे, याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको फिगर बनाने आना ही चाहिए खुद से खुद। अच्छा, फिगर अगर हम बना सकते हैं, प्रतिबिंब अगर हम बना सकते हैं, तो आप क्या नहीं बना सकते हैं? कुछ नहीं करना है, वो 4 नियम का अप्लाई करना है और वही 4 नियम से आप किसी भी फिगर को बना सकते हैं। किसी भी कहीं भी वस्तु रखा है, चाहे अवतल हो या उत्तल, उसका प्रतिबिंब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके लिए एक काम करिए कि एक सबसे पहले यहाँ पे हम उत्तल दर्पण रखेंगे। जरा प्रतिबिंब को बड़ा ही रखेंगे, फिगर बड़ा ही रखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, है कि ना हो, और ये इसका हो गया दर्पण का ध्रुव। अब ये अगर दर्पण का ध्रुव है तो भाई मेरे ये हो गया आपका इसका मुख्य फोकस, और ये अगर मुख्य फोकस तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। वस्तु को C से परे रख देते हैं, या यूं कहे तो वस्तु को C एवं अनंत के बीच में रखे हैं। अब गौर से सुनिएगा, इसका प्रतिबिंब आपको याद होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। बिकॉज आपको याद नहीं है तो प्रतिबिंब बनाने आना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको प्रतिबिंब बनाने आना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपको याद नहीं है, रटना नहीं है, नहीं याद है कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये फिगर बनाने आना चाहिए, इसका प्रतिबिंब बनाने आना चाहिए। तो आपसे एक काम कहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करके, सो प्लीज यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से प्रतिबिंब बनाइएगा एक बार, और बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो कोई सोचने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से आप रीस्टार्ट करके उसको देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है। क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, लेकिन एक बार गलती होने से हम उसको छोड़ दे कि यह हमसे नहीं होगा, नहीं, गलती हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गलती को सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस जो फिगर है उसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिए। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे यार, क्या टेंशन है, टेंशन ही क्या लेना, अभी टाइम बहुत है, उतना दिन में सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वही हमारे पास घिसा पीटा 4 रूल। तो उसका रूल नंबर 1 कहता है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कराइए तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगा, तो एक समानांतर किरण आपतित करा दीजिए ऐसे, ये आया समानांतर, जाएगा कहां से, मुख्य फोकस से, ऐसे निकल गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे आपतित होती है, इसका मतलब वो होगा दर्पण के सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन एंगल I का मान वहां पे 0 डिग्री का होगा। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि एक बार सर आप लंबवत आपतित करा रहे हैं और एंगल I का मान 0 बोल रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो पड़ा हुआ है, इसको इन डिटेल रूप से हम बात किए, तो आप जाकर के उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए। तो चलिए एक वीडियो, एक किरण को ऐसे आप इसके वक्रता केंद्र से होकर के आपतित करा दीजिए ऐसे। अब ये यदि ऐसे आया है, इसका मतलब ये दर्पण पे 90 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है। इसका मतलब कि एंगल I यानी कि आपतन कोण का मान 0 डिग्री है। आपतन कोण का मान, एंगल I का मान 0 डिग्री है। तो एंगल I का मान 0, इसलिए एंगल R का मान भी 0 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे अगर एंगल R का मान 0 यानी कि जैसे आया है वैसे ही वापस चला जाएगा, यानी कि परावर्तित, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटी। तो जब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटी, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब नाम लिखना है तो लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए AB। इसका नाम क्या लिख दे, AB। तो
अगर ये भी, तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। जरा देखते हैं फिगर अच्छे से समझ दिख रहा है कि नहीं, जस्ट अ वेट। हाँ बिल्कुल सब सही है, सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान से सुनिए। तो ये हो गया आपके पास प्रतिबिंब बन गया, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी एवं एफ के बीच में, ए डैश बी डैश। कैसा बना है, पहली बात तो वास्तविक है क्योंकि उल्टा दिखाई दे रहा है, वास्तव में बन रहा है, तो ये हो गया। दूसरा चीज कि उल्टा है और वस्तु से छोटा भी है। चलिए तो वो सब तो बात करेंगे। सबसे पहले और नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे एक बीसी किरण लिख देते हैं। सी कहीं पे है, बिल्कुल है। अरे सी यहाँ पे है तो कोई नाम रख दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे आप लोग नाम रखते हो ना, बाबू छोना धनिया पुदीना, वैसे ही इसका भी नाम रख दो। वहां तो नाम रखने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, यहाँ पे नाम रखो यार। वहां पे नाम रखने से क्या ही फायदा, यहाँ पे नाम रखो, यहाँ पे। तो अगर क्या क्यों रख दे, नहीं क्यों नहीं रखते हैं, चुपचाप अरे इजिली डी रख देते हैं। क्या डी, डी मतलब क्या होगा पता नहीं, डी मतलब क्या होगा, खैर कोई बात नहीं। चलो आप बोलिए क्या रखें, आप कहिएगा तो क्यों भी रख दे, क्यों मीन्स क्वीन। चलो वही अच्छा लग रहा है, क्यों रखते हैं। नालायको, क्यों मतलब क्वीन नहीं होता, क्यों मतलब एक पॉइंट है जिसका नाम क्यों है। चलो ध्यान से, तो यहाँ पे एक, अब सुनिए, यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं। अच्छा वस्तु यहाँ पे है ए बी, तो क्या वस्तु दूरी, कोई भी दूरी, हम पिछले वीडियो यानी चिन्ह परिपाटी में, जब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कोई भी जो दूरी होगा वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो जो वस्तु दूरी होगा वो क्या होगा, पी ए, क्योंकि वस्तु तो यही है पी ए। अच्छा प्रतिबिंब दूरी कौन होगा, पी ए डैश, राइट। तो जरा यहाँ पे लिखिए, दिया हुआ है जो जो लिख दीजिए, दिया है, ये दिया वो नहीं, दिया है जो इसमें है नालायको, जो इसमें दिया हुआ है वो है, ये वो दीप में नहीं जलाना है, दिया है, दिया है नालायको, इसमें जो जो चीज है। चलो ध्यान सुनो, तो यहां से हमको एक चीज दिया हुआ है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या आपको यहाँ पे पी ए दिखाई दे रहा है, अरे वस्तु यही है ना, तो यहां से ये वाला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू यू। अच्छा इसके जगह पे माइनस लगा दे कि प्लस लगा है, डंडा नहीं है आज डंडा नहीं है, ये तो बड़ी मार मारते आपको, और आप सामने भी नहीं रहे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे यू माइनस होगा। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी को देख लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जरा इसके बारे में बताइए कौन सा होगा, पी ए डैश। देखिए प्रतिबिंब यही बन रहा है ना, पी ए डैश, जरा लिखिए इसको पी ए डैश, और प्रतिबिंब दूरी होता क्या भी। अब आपका बारी, बताइए ये प्लस की माइनस, तो जरा देखिए आपतित किरण जा रहा है ऐसे, और ये दूरी माप रहे हैं हम ऐसे, इसका मतलब ये दूरी भी नेगेटिव है। उसके साथ साथ जो जो चीज दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए, वक्रता त्रिज्या लिखना हो तो लिख दीजिए, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, वक्रता त्रिज्या है आपका पी सी, माइनस का आर या माइनस का 2f, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 2f माइनस का 2f, जहां पे जरूरत पड़ेगा आर का वहां पे आर लिखेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगा माइनस 2f लिखने का तो वहां पे माइनस 2f लिखेंगे। उसके साथ साथ फोकस दूरी बताइएगा, फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, देखिए तो फोकस यही है ना, यानी कि यहां से यहां के बीच का दूरी, इसको लिखिए पी एफ इज इक्वल टू क्या लिख दे, माइनस का एफ लिख दे। बकलोल इंसान, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लस माइनस आपको कहां समझ में आएगा, इसलिए तो बोल रहा है कि पीछे वाला वीडियो देख के आइए। कई लोग का इसमें कंफ्यूजन होता है चिन्ह परिपाटी में, और ये चिन्ह परिपाटी आपको अक्सर परेशान करेगा, इसलिए वो वीडियो 11 नंबर जो वीडियो आपको अपलोड करके दिए हैं वो बहुत ही खास वीडियो है, स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स के लिए।
क्योंकि आप में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका चिन्ह परिपाटी में गलतियां होती है, और वो अक्सर हमेशा गलती होती है जिसके वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तो आप वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए। वो आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए नहीं बता रहे। हमको सीखना था, हम सीख चुके हैं, आपको सिखा रहे हैं, इसलिए आप वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए। चलिए ध्यान सुनिए। और ये पीछे वाला वीडियो के कारण ये माइनस माइनस लगा है, और नहीं याद है तो नोट पॉइंट में बताया था कि अवतल दर्पण में U, F एंड 2F ये सब का सब माइनस होता है। भी हर केस में माइनस नहीं होगा, मेजॉरिटी 6 केस आपको दिए थे ना इसका बना करके दर्पण का, सॉरी इसका प्रतिबिंब 6 केस में बना के दिए थे। एक केस के अलावा बाकी 5 केस में यहाँ पे भी माइनस होगा। सिर्फ और सिर्फ एक केस में भी प्लस होगा। वो केस होगा केस नंबर 1, जब वस्तु को मुख्य फोकस और P के बीच में रखे थे, क्योंकि वहां पे प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। रचना क्या करेंगे? रचना का मतलब होता है कि इस फिगर में हम खुद से कुछ चीज इंक्लूड करने वाले। गौर सुनिएगा, हम करेंगे ये कि ये जो क्यू दिखाई दे रहा है ना, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन कहते ही सबका नजर इस पे आ रहा है। अच्छी बात है, सोचो यार, सोचो जरा। सबके लिए, सबके दिल में एक क्वीन होती, बिल्कुल होती। तो सब लोग ख्यालों की दुनिया में नहीं खो जाना है यार, यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे, तो इस क्यू को एक काम करो कि इसको नीचे मिला दो ऐसे डॉटेड लाइन से, और बिल्कुल परपेंडिकुलर मिला ना ऐसे, ये जो होगा ना, और इसका नाम दे देना एम। दे सकते हैं नहीं दे सकते? अब एम मतलब किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है? नहीं तो बहुत निकम्मे होंगे जो अपना कितनों का नाम होगा एम से ले लेंगे ना, वो नाम नहीं लेना है, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे आपको। और ये जो क्यूएम जो होगा ना, इस पे लंब होगा, राइट। तो अब से ध्यान सुनिए, रचना क्या किया है कि क्यू से एम को मिलाया, क्यू से एम को मिलाया, क्यू को एम से मिलाया। अब जब मिलाए तो अब चलिए जरा प्रमाण की तरफ चलते हैं, प्रूफ करने की तरफ चलते हैं कि प्रूफ होगा कैसे। तो गौर से सुनिए, चुपचाप ईमानदारी से यहाँ पे प्रमाण लिख दीजिए। प्रमाण, प्रमाण, प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करने से पहले, प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, पहले लिख रहे हैं उसके बाद बताएंगे। आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब लिखते ही कितने लोगों को पता चल गया होगा कि त्रिभुज का है, और बहुत लोग ऐसे बार होंगे, कहाँ है सर? आइए ऐसे करने वालों को दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए बी सी, नाम पकड़िए, ए बी सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज। देखिए गौर से, ए बी सी, ये वाला दिखाई दिया? कुछ लोग को अभी भी नहीं दिखाई दिया, तो अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी दिखा, और उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये वाला। अरे दिखाई दिया कि नहीं दिया? जरा इस दोनों त्रिभुज में जरा बताइएगा क्या क्या चीज कॉमन है, क्या क्या चीज कॉमन, सॉरी बराबर है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो एंगल ए है और यहाँ पे जो एंगल ए डैश है, ये दोनों आपस में बराबर है। दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री का है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। एबीसी में त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल BAC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश C। लिख सकते हैं B डैश A डैश C यानी B डैश A डैश C, यानी कि ये वाला एंगल। क्यों? 90 डिग्री की वजह से। किसके वजह से हो? 90 डिग्री के एंगल की वजह से। जरा इसके बारे में देखिए और बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जरा आगे बात करते हैं। अब इसी त्रिभुज में जरा ये दोनों ये एंगल के बारे में जरा ख्याल बताइएगा, अपना क्या ख्याल है। ये दोनों एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल इस त्रिभुज का है और ये एंगल इस त्रिभुज का है, दिखाई दे रहा है। तो
तो इस एंगल का क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर है? तो मेरे ख्याल से तो बराबर है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बराबर कैसे है, तो भाई मेरे ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो इसको लिखिए, आप नाम जरा लिखिए इसका, एंगल BCA दिखाई दिया, BCA। दिमाग होगा तो दिखेगा, केवल आंख होगा तो नहीं दिखेगा। और यहां से लिखिए एंगल A'(C')B', ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या लिखेंगे? A'(C')B'। जरा लिखिए इसको, A'(C')B'। क्या हो? शीर्षाभिमुख कोण से लिखना जरूरी है, समझ गए? शीर्षाभिमुख हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज, आप 9th क्लास में एक बात पढ़ के आए होंगे, सर्वांग वो भी मैथ में। और यहां पे आपको 10th में ही पढ़ना है समरूप मैथ में। जब आपको त्रिभुज पढ़ाया जाएगा, जब आप त्रिभुज मैथ में पढ़िएगा, तो वहां पे एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, समरूप। इसको इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे गौर सुनिएगा, अगर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक है BDF, कुछ भी लिख दीजिए, सॉरी B तो हो गया, QPR लिख दीजिए, PQR लिखिए, PQR एक त्रिभुज है, और ये हो गया, ये सिंबल लग गया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। क्या है? सर्वांग है। और समरूप का जो चिन्ह होता है वो होता है ABC और त्रिभुज PQR। अगर ये दोनों आपस में समरूप है, इसका मतलब इसमें ऐसे लगेगा। देखिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, दोनों साइड में अंतर समझिए। देखिए समरूप वाले में नीचे बराबर चिन्ह लगा है, लेकिन सॉरी सर्वांग वाले में नीचे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन समरूप वाले में नीचे बराबर का चिन्ह लगा ही नहीं है। इसका मतलब और इसका प्रॉपर्टी आपको मालूम है, सर्वांग का प्रॉपर्टी आपको मालूम है, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ ही के आए होंगे। अब जो नहीं आए होंगे उसका हम क्या ही कर सकते हैं। तो अब गौर से सुनिए, तो यहां पे क्या होगा ना कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर होगा। बराबर का मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का आपस में क्या होगा? बराबर। बट यहां पे नहीं होगा। दूसरा चीज, यहां पे इक्वल है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इसकी भुजा, संगत भुजा आपस में बराबर होगी। यानी कि इसकी भुजा AB इसके भुजा PQ के बराबर, इसकी भुजा BC इसकी भुजा QR के बराबर, और इसकी भुजा AC इसकी भुजा PR के बराबर होगा। राइट? ये है सर्वांग सम। समरूप में क्या है कि देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में कभी बराबर होने वाला नहीं है, यानी कि क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग होगा। लेकिन समरूप का, तो फिर समरूप का मतलब क्या है? समरूप का मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है, इसका मतलब कि उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि AB का संगत भुजा कौन हो जाएगा भाई? PQ। तो ये और BC का संगत भुजा कौन हो जाएगा? QR। ये आपस में बराबर होगा। और AC का संगत भुजा कौन हो जाएगा? AC का संगत भुजा PR। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात। और यहाँ पे डायरेक्ट भुजा ही बराबर है। AB बराबर में PQ बराबर में, मतलब AB बराबर PQ, उसके साथ साथ BC बराबर क्या? QR, और उसके साथ AC बराबर में PR। तो उसी तरह से यहां पे देखिए, यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे कि यहां पे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी कि ये बड़ा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर। और जिस तरह से सर्वांग की शर्तें होती हैं, उसी तरह से समरूप की भी शर्तें होती है। हो सकता है कि आप अभी समरूप नहीं पढ़े हो मैथ में, लेकिन आपके जो टीचर होंगे, मैथ पढ़ा रहे होंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपको वो समरूप पढ़ाएंगे, समरूपता पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन का सवाल है। और आपको जब त्रिभुज पढ़ाया जाएगा तो ये चीजें समरूप जरूर से जरूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसी तरह से समरूपता का एक नियम होता है, एक
रूल होता है जिसे ए समरूपता कहते हैं। ए मतलब एंगल, एंगल अगर बराबर, ए समरूपता से, समरूपता से देखिए तो दोनों त्रिभुज में, समरूपता से दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज का दो एक एक कोण आपस में बराबर है। देखिए इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण आपस में बराबर, दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए ए समरूपता, ए मतलब एंगल, एंगल, ए मतलब एंगल, ए मतलब एंगल, यानी कि अगर दो त्रिभुज का कोई दो कोण आपस में बराबर हो, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, और समरूप होगा इसका मतलब इसकी संगत भुजाएं की अनुपात भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ए समरूपता से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। राइट, इतनी बातें समझ में आई तो बोलिए हाँ, और वो भी नहीं तो बोलिए जय हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए आप गौर से सुनिएगा, ये जो बात बोलना है ना आपको अपने मन में बोलना है, और नहीं अगर लगता है कि हमको ब्याह करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जय हो, हमको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश आपस में क्या समरूप है, समरूप है, इसका मतलब इसकी संगत भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो जैसे सुनिएगा, इस AB के संगत भुजा है ए डैश बी डैश, और AC की संगत भुजा क्या है, ये वाला ए डैश सी। तो यानी कि ये दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी AB का जो भुजा होगा वो होगा AB, और इसके संगत भुजा हो जाएगा इसका ए डैश बी डैश, बराबर में इसका भुजा हो जाएगा AC, और इसका भुजा क्या हो जाएगा ए डैश सी। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, यस और नॉट। अगर हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, गौर से। अब यहां पे एक और चीज, हमको एक बात बताइए, क्या यहां पे आपको दो और त्रिभुज दिखाई दे रहा है? जरा नाम लिखते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। जरा गौर सुनिएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एवं त्रिभुज क्यू एम एफ दिखाई दे रहा है। और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला त्रिभुज, ये छोटा ही छोटा, और ऊपर से क्यू एम एफ यानी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा है। जरा इस दोनों त्रिभुज में भी देखिए तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसका भी ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो क्या इन दोनों को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसका एंगल लिखना हो तो एंगल हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसका एंगल हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एम एफ, एंगल क्यू एम एफ। क्यों? 90 डिग्री है दोनों। उसके साथ जरा देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको भी लिखिए, इसका हो जाएगा एंगल ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी नाम लिखिए एंगल क्यू एफ एम लिख सकते हैं। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए तो इसमें भी दो एंगल आपस में क्या दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। मतलब ए समरूपता से, ए समरूपता से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्रायंगल क्यू एम एफ, हाँ या ना? तो अगर ऐसा है तो इसकी भी संगत भुजाएं बराबर होगी। दैट मीन्स इसका मतलब ये कि पी क्यू, या ऐसे लिखिए क्यू पी इसका संगत भुजा है आपका ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं एम एफ बटे में ए डैश एफ, हाँ या ना? अब देखिए मजेदार बात, क्या आपको ये जो रचना हुआ है, रचना क्या हुआ है कि क्यू को एम को मिला है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी और क्यू एम की लेंथ इक्वल है।
ये सोचने वाली बात है। देखिए तो क्या जो जितना लेंथ का ए बी है, यानी जितना लंबा वस्तु है उतना ही हाइट का ये क्यू एम भी है। इसका मतलब जहां पे आपको क्यू पी लिख दे, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, यहाँ पे एम होगा, सॉरी 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 बाबू कोई बात नहीं, नहीं सॉरी बाबू नहीं, सॉरी दोस्त। चलिए ध्यान सुनिए, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो ए बी है, ध्यान सुनिए, जो ए बी है उसकी लेंथ और जो क्यू एम है उसकी लेंथ दोनों का आपस में बराबर है। तो क्या हम इस क्यू एम के जगह पे ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखिएगा, यहां पे एक, यहां पे क्या दिखिए कि ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर? क्यू एम के बराबर। तो जहां पे क्यू एम है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं। जरा लिखिए, ए बी बटे में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम एफ बटे में ए डैश एफ। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। इतना चीज समझ में आया तो बोलिए जय हो। अब सुनिए ध्यान से, जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 के बारे में देखिए, दोनों को जरा देखो, जरा क्या ख्याल है भाई इस दोनों समीकरण के बारे में। देखिए तो इसका एलएचएस पार्ट इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी देखिए इसके एलएचएस में ए बी बटा ए डैश बी डैश और इसके भी एलएचएस में ए बी बटा ए डैश बी डैश ही है। इसका मतलब कि इसका एलएचएस पार्ट क्या है? बराबर है। और अगर एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस क्या होगा? अरे क्या होगा? वो भी बराबर। तो यहां पे जरा लिखिए कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, आइए जरा लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से हम ये लिख सकते हैं कि AC बटे में A डैश C इज इक्वल टू, यहां पे MF बटे में A डैश F। कॉमन यस और नॉट देख सकते हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, एक बात यहां पे हम बताने वाले हैं, वो ये कि एक्चुअली में ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। रियलिटी ये है, रियलिटी में ये है कि ये फिगर डायग्राम इतना बड़ा होगा नहीं, डायग्राम बहुत 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 छोटा सा होगा, एकदम चुन्नू मुन्नू सा होगा, एकदम छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा। कितना, खैर कहने का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली में फिगर जो है ना इतू होगा, इतू सा में आपका सब काम करना है। तो क्या अगर हम इतू सा छोटा फिगर बनाते तो आपको ये इस तरह से समझ में आता? नहीं समझ में आता। इसलिए आपको समझने के लिए फिगर को जूम कर दिए, फोटो जूम कर दिए, फोटो को जूम कर दिए, यानी कि आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए। तो रियलिटी में फिगर इतना है, इतू सा है। इसका मतलब यहाँ पे वस्तु होगा, ऐसे आपतित कराएंगे, ऐसे परावर्तन, और यहां से एक लंब डालेंगे। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, क्या आपको ये वाला पॉइंट एकदम पी के करीब करीब लग रहा है, दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये जो एम के और पी के बीच में आपको यहाँ पे बड़ा फिगर बनाए हैं तो हल्का सा गैप दिख रहा होगा। रियलिटी में ये गैप बहुत 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 कम है, ना के बराबर है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। यानी कि रियलिटी में क्या है कि ये जो एम और पी के बीच आपको कुछ हल्का सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जबकि रियलिटी यह है कि ये डिस्टेंस बिल्कुल 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 ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है। तो साइंस कहता है कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, थोड़ा सा दोनों के बीच गैप हो तो उसको गैप नहीं माना जाता है, यानी कि क्या वो दोनों एक है, यानी कि एम और पी के बीच बहुत बहुत करीब का रिलेशन है, यानी दोनों एक ही है, यानी कि जो एम है वो पी ही है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि दो के बीच अगर बहुत डिस्टेंस कम है तो वो एक ही है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें, अरे यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे दिखाई देगा ना। चलिए ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हट जाएंगे लिख करके तो आपको देख लीजिएगा, गौर से सुनिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि चूंकि दर्पण का द्वारक, फिगर छोटा है मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए जो P है, जो M होगा, M P के सन्निकट होगा, के सन्निकट, सन्निकट मतलब निकट, एक दूसरे के एकदम क्लोज, थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस सिर्फ P और M को ही पता है, दुनिया वालों को नहीं पता है कि नहीं हो? तो गौर से सुनिए, M P से के सन्निकट है, इसलिए जो MF है, इसलिए जो MF है उसको हम लिख सकते हैं PF, क्योंकि जो M है वही क्या है, P है, जो M है वही क्या है, P है। तो जरा समीकरण इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3, और एक काम करिए कि यहाँ पे समीकरण 3 को रख दीजिए, क्या करिए, समीकरण 3 को रख दीजिए। आइए जरा रखते हैं, रखिए जरा इसको। तो समीकरण 3 में अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा AC बटे में A डैश C इज इक्वल टू, इस MF के जगह पे PF लिख सकते हैं, चलिए लिखिए PF बटे में A डैश F। इतना समझ में आया तो बोलिए जय हो। और थोड़ा सा हम इस बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से इसको ये हटाएंगे, इस वाले चीज को हम हटाएंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको अभी हम हटाने वाले हैं। तो चलिए ध्यान सुनिए, क्योंकि इसका काम अभी हमारे लिए खत्म हो चुका है, अब जो भी काम होगा यहां से काम स्टार्ट होगा, तो इसको हम मिटाने वाले। जरा गौर सुनिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है। चलिए, अच्छा रचना को काहे लिए मिटा रहे, मिलाया, रचना को रहने दीजिए, इसको भी इरेज करेंगे, इसको भी हटाएंगे। गौर से सुनिएगा, प्रमाण को हटा रहे हैं, चलिए गौर सुनिए, देखिएगा यहां पे क्या निकल के है, AC इज इक्वल टू, सॉरी AC बटे में A डैश C इज इक्वल टू PF बटे में A डैश F। अब सुनिए, AC कौन है, AC E है। अब फिगर की कहानी होगी, सिर्फ और सिर्फ फिगर की कहानी होगी। जरा इसको यहां पे आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका P, राइट, और ये है आपका A मतलब यहाँ पे वस्तु है, प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ये था आपका C, और ये है आपका F, और ये था आपका P। हमको AC, क्या AC के जगह पे, इस AC के जगह पे, गौर से सुनिएगा, इस AC के जगह पे क्या हम PA में से PC को घटा सकते हैं? यानी कि इस इतना में से इतना को माइनस करेंगे तो यही तो मिलेगा ना। निठल्ले लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना में से जब इतना को माइनस करेंगे तो यही मिलेगा ना। सर ये सर, कुछ लोग कहेंगे कि ये सर ये सब इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से क्या हो गया, इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बकलोल इंसान देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसी पता है क्या, इसमें हमको इसके जगह पे ऐसा चीज रखना है जो कि इसमें से मालूम हो, जो दिया हुआ हो। देखिए वस्तु दूरी PA है, कुछ इस तरीके से किया जाए कि AC PA में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है। तो AC के जगह पे, इस AC के जगह पे हम PA माइनस PC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आइए जरा लिखिए, यानी कि इस AC के जगह पे इस पूरे PA में से इस PC को माइनस करेंगे तो यही मिलेगा ना AC। तो जरा रखिए इसको, AC के जगह पे हम लिख सकते हैं PA माइनस PC बटा में, अब क्या A डैश C कौन है, A डैश C, ये A डैश C ये। तो इसके जगह पे हम पूरे PC में से PA डैश को माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जस्ट उसी तरीके से करिए इसको, पूरे PC माइनस PA डैश कर सकते हैं। अच्छा PF तो हमको उतना पता ही है, तो PF को छोड़ दीजिए, PF को नो छेड़छाड़, PF को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जरा A डैश F के बारे में सोचिए, A डैश F, क्या A डैश F के जगह पे हम PA डैश माइनस PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आइए जरा लिखिए इसको, यानी यहां पे लिख सकते हैं PA डैश माइनस PF, राइट, यस और नॉट। अब सुनिए, अब चुपचाप ईमानदारी से
जो जो इसमें जो भी अब दिखाई दे रहा है पीए पीसी पीसी पीए डैश पीएफ पीए डैश पीएफ सबका वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम है, तो हम एक एक करके रखते हैं। जैसे पीए का मान मालूम है क्या है, माइनस यू, तो जरा आइए इसको रखिए माइनस यू, ये माइनस है ऑलरेडी पहले से माइनस लगा है। पीसी देखिए तो क्या है, पीसी माइनस का 2f ना, कि आर रखे नहीं माइनस 2f रखेंगे क्योंकि सब f में आएगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस कर दे 2f बटा में पीसी, फिर से आया पीसी माइनस का 2f, और ये माइनस है तो माइनस पी ए डैश माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू पीएफ कितना है माइनस का एफ, इसको भी रखिए बटा में पी ए डैश माइनस का भी, उसके बाद क्या पी एफ माइनस है तो माइनस रखिए पी एफ माइनस का एफ माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। अब ईमानदारी से उल्टा सीधा तिरछा तिरछी गुणा करा लीजिए। अब यहां से आप नॉर्मल सॉल्व करिए, आपको ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कहा गया ये वाला फॉर्मूला। आइए जरा इसको उल्टा सीधा गुणा कराते हैं, गौर सुनिएगा। यहां पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि उल्टा सीधा गुणा कराइए यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f इंटू यहां से निकलेगा माइनस का v प्लस का f इज इक्वल टू यहाँ पे है माइनस का f और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 2f प्लस का v। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस माइनस प्लस u इंटू v माइनस प्लस माइनस माइनस u इंटू f। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2vf प्लस 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 2f स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एफ भी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो एक काम करिए यहाँ पे, क्या ये 2f स्क्वायर इधर है प्लस और ये भी इधर प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ऐसे ही कटा दीजिए, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हुआ एज इट इज कट ही जाना है, बाकी सबको इधर ला दीजिए। तो यू भी माइनस यू एफ माइनस का 2vf और इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस का एफ भी इज इक्वल टू 0। तो देखिए तो एफ भी या vf बात तो वही है, इसको vf लिख दीजिए। तो ये प्लस का 1vf और ये माइनस का 2vf, तो ये एक दूसरे से घट जाएगा नहीं घट जाएगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर में 0। जरा एक बार देखते हैं कि क्या नीचे वाला पार्ट कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसको दिखाएंगे। सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहां तक क्लियर। अब एक काम और करेंगे, इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, इधर वाला मिटा दे, नोट कर लीजिएगा। मिटाने जा रहे हैं इसको क्योंकि जगह तो है ही नहीं, तो मिटाना ही पड़ेगा। इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी गाइस, सॉरी, क्योंकि ये चीजें हटानी पड़ रही है हमको, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। चलिए गौर सुनिए, तो यहाँ पे हमको क्या निकल के आया, सामने क्या निकल के आया भाई मेरे, निकल के आया यू भी माइनस यू एफ, यू भी माइनस यू एफ माइनस का भी एफ इज इक्वल टू 0। जय निकल के आया भाइयों बहनों, भाइयों एवं बहनों, यही आया। अब कुछ मत करिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भागा दे दीजिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भागा देने पर देखिए दोनों तरफ या तो बराबर चीज से भागा या बराबर चीज से गुणा कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे भागा दे, तो आइए जरा भाइयों एवं बहनों भागा दीजिए, यू भी बटा में यू भी एफ माइनस यू एफ बटा में यू भी एफ माइनस भी एफ बटे में यू भी एफ बराबर में 0। 0 भागा दें 0 वही होगा, 0 ही होगा, 0 में किसी चीज से भागा दीजिएगा 0 ही होगा। अब सुनिए ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज जरा देखिए, तो यू भी से यू भी खत्म, यूएफ से यूएफ खत्म, भीएफ से भीएफ खत्म, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे भाई 1 बटे में एफ और यहाँ पे 1 बटे में भी और यहाँ पे 1 बटे में यू इज इक्वल टू 0। अब कुछ मत करिए, ये जितना भी माइनस दिखाई दे रहा है उसको उधर भेज दो, रियली एकदम भेज दो, टेंशन ही नहीं, नहीं भाग रहा तो लात मार के भागो, चलो भागो उधर, जाओ तुम सब उधर,
एकदम निकम्मे लोग हो तुम सब। 1 बटे में एफ इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो गया 1 बटे में यू, और ये भी उधर गया तो माइनस प्लस हो गया 1 बटे में बी। क्या यही प्रूफ करना था? 1 बटे में भी प्लस 1 बटे में यू इज इक्वल टू 1 बटे में एफ, वही आया प्रूफ। क्यों गिर गया यार तुम क्यों गिर गए? तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये कैसे प्रूफ किया है या बात आपको समझ में आया होगा। अब रहा सवाल कि ये तो हो गया अवतल दर्पण से प्रूफ, सर उत्तल दर्पण से कैसे करें किया जाएगा? उत्तल दर्पण के लिए फिगर बना दे, बिल्कुल बनाएंगे। इससे पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहां से 5 नंबर तय है आपकी एग्जामिनेशन में। इसलिए ये जो वीडियो होने वाला है आपका, यहाँ पे लिख दे, जो वीडियो ये होने वाला है आपका VVI है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आया ना? ये लेक्चर नंबर जो आपका 12 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ और नहीं बोल देना, राइट? तो अब रहा सवाल कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो इसका हम आपको फिगर बना के देंगे, बाकायदा आपको यही काम करना है। वहां भी आपको 2 प्रकार के त्रिभुज दिखाई देगी, 4 त्रिभुज, दो को अलग एक पेयर बना करके समरूप कर देना है और उसको ऐसे ही कर देना है। तो देखिए उसका एक फिगर है हमारे पास, उस फिगर को बनाते हैं। इससे पहले इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जरा हम कैमरा को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा को टेढ़िया दिए हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ वेट। अब राइट, ओके, चलिए ध्यान सुनिए। चलिए इतना में हो जाएगा, सबको मिटाने से क्या ही फायदा, अपना जो काम का बात है उसको करते हैं। चलिए ध्यान सुनिए, ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण, इसको भी हटा ही देते हैं। क्या हो, अगर इधर तक दर्पण आ ही गया है तो इसको भी हटा ही देते हैं। चलिए, ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण। वाह सर वाह, कितना खूबसूरत दर्पण बना है। अच्छी कैसा बन गया यार, लड़के गाली दे रहे हैं हमको, सर को फिगर बनाने नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और ये हो गया इसका मुख्य फोकस F। अगर ये मुख्य फोकस जरा दूर करो यार, क्योंकि दर्पण दूर है, दर्पण थोड़ा बड़ा है। अच्छी बन जाए यार, क्यों नखरे खा रहा है। ये हो गया F, तो ये हो गया आपका C। हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक वस्तु है, दिखाई दे रहा है, AB, नाम देते जाइएगा। इसको आपतित करा दीजिए। क्यों आपतित करा दे? वाह सर वाह, क्यों? आप तो क्यों को भूल ही नहीं सकते, आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। तुम भी तो कहाँ भूल रहे हो क्यों को। चलो यहाँ से ध्यान दो, तो यहाँ से आपतित कराया, ऐसे आप परावर्तन के पश्चात ये ऐसा निकल गया, पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा है, तो ये यहाँ कट रहा है। अगर यहाँ कट रहा है तो यहीं पे बनाओ ना यार, क्या ही दिक्कत है। ये हो गया आपका F, तो ये हो गया आपका C। दूसरा चीज वो ये करना है कि एक ऐसा किरण लीजिए जो दर्पण के C से वक्रता केंद्र से जाए। इसके लिए यहां से एक आपतित करा दीजिए, ऐसे एक ऐसा लीजिएगा ना जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, क्या इसको डॉटेड लाइन से पीछे, अरे यार थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसको फिर से हम ट्राई करते हैं। आई एम ट्राइड। चलो ऐसे अब चला जाएगा मेरे ख्याल से। इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे जाएगा। जरा देखिए, इसका फिगर यहाँ बन गया, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तीसरा किरण ऐसे खींच दीजिए, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगा, और इसको पीछे बढ़ाओगे, अबे यार सही से चला जा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहीं से जाएगा, यानी कि इसका ओवरऑल 2 प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इसका नाम P है। देखिए आपको एक बड़ा ही बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए 4 त्रिभुज की बात करेंगे। पहला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ABC एवं,
एक त्रिभुज दिखाई देगा आपका ए डैश बी डैश, एवं एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपका ए डैश बी डैश सी, दिखाई दे रहा है, एक बड़ा ही बड़ा त्रिभुज और एक छोटा ही छोटा। सबसे पहले इसको आपको कर लेना है समरूप, उसको समरूप कीजिएगा, संगत भुजा को अनुपात बराबर। दूसरा आपको दिखाई देगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को समरूप कीजिएगा। फिर वही काम करिएगा आपका ये यहाँ इससे इस उत्तल दर्पण से भी ये प्रूफ होकर के आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते